प्रिय छात्रों, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के टीचिंग के क्रम में पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग पढ़ा रहा था। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके पहले 5 वीडियो आप लोगों को चैनल पे अपलोड करके पढ़ाया है, जिसमें मैंने पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग में से पंक्चुएशन पार्ट को बहुत ही इजीली पढ़ाकर और आपको समझाया है कि कैसे हम लोग पंक्चुएशन करते हैं, वाक्यों का पंक्चुएशन करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, आज का हमारा वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है और आज हम नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो जिन बच्चों ने मेरा पहले का प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, वो मेरे यूएसए एकेडमी नंबर 1 को सर्च बार में टाइप करें और वहाँ जा करके और एक एक करके पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग के सभी वीडियो देख लें। और आज का जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसका भी कंप्लीट कोर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग कहीं मत जाइए, ज़रूर मेरे चैनल पे बने रहिए। और आपको मेरे वीडियो को छोड़ करके नहीं जाएंगे तो आपको कहीं भी किसी भी कोचिंग सेंटर में कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो कोचिंग में आप लोग 300-400 रुपया महीना देकर पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे आपको फ्री निःशुल्क थोड़ा सा MB खर्च करके आप उस ज्ञान को यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और सोचिए, समझिए और सीखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सक्रिय और निष्क्रिय वाक्य आवाज़। एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय और पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोगों को वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि एक्टिव वो होता है जो सक्रिय हो, क्या हो? सक्रिय हो। और पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय। पैसिव मीन्स क्या होता है? निष्क्रिय मीन्स होता है जो निष्क्रिय हो। मतलब क्या? निष्क्रिय हो। तो आप देख सकते हैं कि वॉइस मीन्स होता है आवाज़। क्या होता है? वॉइस मीन्स आवाज़। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सक्रिय और निष्क्रिय वाक्य आवाज़। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये जो भी टॉपिक है, ये यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट को लेकर के TGT, PGT और UGC, नेट JRF सभी जगहों पे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए हम इसको सीख लेते हैं। समय को व्यतीत न करते हुए हम लोग इसको पढ़ते हैं। आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस। क्या लिखा है? एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस मीन्स होता है जिस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? सब्जेक्ट की प्रधानता हो। जिस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, ऐसे वाक्य को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट क्या हो? कर्ता जो है, क्या हो? कर्ता है, उसकी प्रधानता हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया को करने वाला खुद करता हो। क्या हो? खुद करता हो, सब्जेक्ट हो, उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग सीखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है सीता सिंह से सांग। आप देख सकते हैं कि सीता एक गीत गाती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस वाक्य को ध्यान से देखिएगा। इसमें वर्ब जो है सिंग है। क्या है? सिंग है। क्या है? सिंग है। वर्ब सिंग है, SING, सिंग। सिंग मीन्स होता है गीत गाना। क्या होता है? गीत गाना। तो मेरे प्यारे छात्रों, इस सिंग को करने वाला इस वाक्य में सीता है। कौन है? सीता है। मीन्स से कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो गीत गाने का काम कर रही है वो सीता कर रही है, जो कि इस वाक्य में
खुद करता है, सब्जेक्ट है। क्या है? खुद सब्जेक्ट है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपको डिफिनीशन से पता होगा कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उस वाक्य को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। मतलब ये कि जिस वाक्य में कर्ता खुद काम करे उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ लग गई होगी। आइए हम इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मोहन राइट्स ए लेटर। क्या लिखा है? मोहन राइट्स ए लेटर। तो मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट्स जो है क्रिया है। क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति, मतलब इसमें काम क्या हो रहा है? पत्र लिखने का। क्या हो रहा है? पत्र लिखने का। तो इसमें जो पत्र लिखने का काम कर रहा है वह खुद मोहन कर रहा है। कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। मोहन। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? सब्जेक्ट है। तो जब मोहन खुद पत्र लिखने का काम कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में प्रधानता किसकी हो गई? मोहन की हो गई। किसकी हो गई? मोहन की हो गई। इसलिए ये वाक्य क्या है? एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है। मेरे प्यारे छात्रों, आपको दोनों एग्जाम्पलों को देख करके आपको समझ लग गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस एक बार पुनः दोहराता हूँ। जिस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है ऐसे वाक्य को हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि इस वाक्य में सीता और मोहन सब्जेक्ट है जो काम के करता हैं और वाक्य में उनकी प्रधानता है, इसलिए इन दोनों सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। चलिए आगे वीडियो को हम लोग बढ़ाते हैं और आगे समझ लेते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। मेरे प्यारे छात्रों, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस की डिफिनीशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। पैसिव वॉइस आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पैसिव में होता है निष्क्रिय। अब क्या निष्क्रिय? आदमी निष्क्रिय नहीं, हम निष्क्रिय नहीं, आप निष्क्रिय नहीं। पैसिव वॉइस निष्क्रिय वाक्य जो होता है इसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। आप देख सकते हैं इसका डिफिनीशन पहले हम बताते हैं कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, एक बार पुनः दोहराते हैं पैसिव वॉइस का डिफिनीशन। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो उसे हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस कहते हैं कर्म की प्रधानता मीन्स टू से इस वाक्य में सब्जेक्ट जो है वो निष्क्रिय हो गया। क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया। मतलब क्या? ऐसा वाक्य जिसमें आपका ऑब्जेक्ट प्रधान हो और सब्जेक्ट क्या हो जाए? निष्क्रिय हो जाए। क्या हो जाए? सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ए लेटर इज रिटन बाई राम। मेरे प्यारे छात्रों, आपको समझ लग गई होगी कि इसमें पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है। किसके द्वारा लिखा जा रहा है? राम के द्वारा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लेटर जो ऑब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के जगह पे आया हुआ है। किसके जगह पे आया हुआ है? सब्जेक्ट के जगह पे आया हुआ है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के जगह पर आना इस बात का संकेत करता है कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? प्रधान है। क्या है? प्रधान है। तो और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई प्रीपोजिशन के द्वारा आना इस बात का संकेत है कि यहाँ राम एक एजेंट, एक माध्यम बन के रह गया है जो कि प्रधान नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपरोक्त वाक्य हमारा क्या है? पैसिव वॉइस में है। ए लेटर इज रिटन बाई राम। आप देख सकते हैं कि राम सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के जगह पे आकर के यहाँ पत्र लिखने का एक माध्यम बन रहा है, जबकि ए लेटर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आकर इस वाक्य के में प्रधानता मेन वर्ब की जगह आकर के अपने प्रधानता को दर्शा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है। मेरे प्यारे छात्रों, एक बार हम पुनः आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे ए सैंग इज संग बाई, ए सैंग इज संग बाई सीता। मेरे प्यारे छात्रों, थोड़ा टाइप में मिस्टेक हो गया है, थोड़ा आप लोग इसको अंडर शूट समझिएगा। ए सिंग इज संग, ए सिंग इज
संग सीता, जो कि टाइप में गलती हुआ है, होगा ASING। ए सिंग मीन्स होता है गीत। क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? गीत होता है। संग गलत है, चूँकि संग क्रिया का सेकंड फॉर्म है, संग वर्ब है, नाउन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग सिंग समझिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है ए सिंग इज संग बाय सीता। मेरे प्यारे छात्रों, आप देख सकते हैं कि ये जो सिंग है ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो कि किसके जगह पे आया है? सब्जेक्ट के जगह पे आया है। और सब्जेक्ट में आ करके इस वाक्य में प्रधान वर्ड, मुख्य शब्द का काम कर रहा है। एक तरीके से ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? एज ए ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसलिए इस वाक्य में ऑब्जेक्ट की प्रधानता है और सीता जो कि सब्जेक्ट थी वो ऑब्जेक्ट के जगह पर आ करके एज ए गीत गाने का माध्यम, एज ए एजेंट का काम कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों कि हमारा उपरोक्त दोनों वाक्य पैसिव वॉइस में है। आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों में ए लेटर और ए सॉन्ग दोनों ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के स्थान पर आए हैं, जो इस वाक्य में प्रधान है। अतः इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अन्य तथ्यों को समझ लेते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के डिफिनीशन को समझ जाते हैं, तो बात आती है कि आखिर हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते कैसे हैं? तो आइए हम लोग थोड़ा कुछ रूल पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ सामान्य नियम होते हैं, कुछ जिन्हें हम जनरल रूल के नाम से जानते हैं, जनरल रूल के नाम से जानते हैं। और कुछ स्पेशल रूल होते हैं जो विशेष प्रकार के वाक्यों पर लागू होते हैं, जिन्हें हम लोग स्पेशल रूल कहते हैं, विशेष रूल कहते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम इस वीडियो में दोनों प्रकार के नियमों को सीखेंगे। तो सबसे पहले ऐसे रूल की हम बात करेंगे जो जनरल रूल हैं, जो हर प्रकार के सेंटेंस पे लागू होते हैं, हर प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए काम आते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आइए हम इसको समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। क्या करते हैं? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। नंबर 2 पॉइंट बी, जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग बाई प्रीपोजिशन के द्वारा हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। इन दोनों नियमों को पढ़ने से ये पता चलता है मेरे प्यारे छात्रों कि जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का जो नियम है ये ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन बट सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंजिंग ऑफ प्लेस का एक गेम है। क्या है मेरे प्यारे छात्रों? इंटरचेंजिंग ऑफ प्लेस का एक गेम है जो ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बीच खेला जा रहा है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे समझ से तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का जो नियम है वो आपस में ओनली इंटरचेंजिंग ऑफ प्लेस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ही है। आगे रूल नंबर 3 को देखते हैं। वर्ब को हम टेंस के अनुसार बदल लेते हैं। क्या करते हैं? जिस टेंस का जो फॉर्म होगा उस फॉर्म के अनुसार नियम को फॉलो करते हुए हम लोग क्रिया को टेंस के अनुसार बदल लेते हैं। डी, अगला जो रूल है हमारा, सब्जेक्ट के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन हो। मान लीजिए कि हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है अगर पर्सनल प्रोनाउन में आया है, जैसे क्या
पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन के बदले में लिखा जाता हो, जो किसी नाउन के बदले में लिखा जाता हो। मीन्स टू से, आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा। पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर लिखा जाता है, उससे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं, ही है, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। क्यों? ही के जगह पे हम किसी व्यक्ति का नाम ले सकते थे, लेकिन हम उसका नाम न लेकर के उससे हम लोग ही बोलते हैं। सी कोई लड़की हो सकती है, लेकिन हम उस लड़की का नाम न लेकर के उसको हम लोग बोलते हैं सी, जो कि किसी पर्सनल व्यक्ति के स्थान पर यूज होता है, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह आई, जैसे मेरा नाम है संजय कुमार सिंह, मेरा नाम क्या है? संजय कुमार सिंह, लेकिन मैं अपना नाम न लेकर के मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ? आई, इसलिए क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। यू, आप समझ सकते हैं कि आपका भी कुछ न कुछ नाम होगा, लेकिन मैं आपका नाम न लेकर के मैं आपको इंग्लिश में क्या बोलता हूँ? यू। तो यू क्या है? पर्सनल प्रोनाउन हो। पर्सनल प्रोनाउन है जो आपके नाम के स्थान पर यूज हुआ है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आइए आगे हम समझते हैं वी मीन्स क्या होता है? हम लोग का भी अलग अलग कुछ न कुछ नाम होगा, लेकिन हम लोग का नाम संबोधित न करके यहाँ पे हम सभी लोगों को बोला जाता है वी। और दे, उनका भी कोई न कोई नाम होगा, लेकिन उनका भी नाम न रख करके यहाँ भी उनके नाम के स्थान पे क्या बोला जाता है? दे, जो कि पर्सनल प्रोनाउन है। मतलब ये कि किसी व्यक्ति विशेष के नाम के स्थान पर उपयोग होने वाले वर्ड प्रोनाउन कहे जाते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, एक्टिव वॉइस में जो पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट अगर वाक्य में आते हैं तो उनको हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। जैसे ही को हम लोग हिम कर देते हैं, सी को हम लोग हर कर देते हैं, आई को हम लोग मी कर देते हैं, यू को हम लोग यू ही रहने देते हैं, वी को हम अस में बदल देते हैं, दे को हम देम में बदल देते हैं। तो इस प्रकार रूल नंबर 4 कहता है कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन आए तो पर्सनल प्रोनाउन आए हो तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे छात्रों। जैसा कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अन्य तथ्यों को समझ लेते हैं। इस प्रकार जो फार्मूला बनता है मेरे प्यारे छात्रों, इस प्रकार एक्टिव से पैसिव बदलने का जो फार्मूला बनता है, उपयुक्त नियमों को मैंने यहाँ फार्मूला के क्रम में सेट कर दिया है ताकि आपको समझना आसान हो। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे छात्रों, जो एक्टिव से पैसिव बनाने का जो फार्मूला, जो सूत्र होता है, वो पहले ऑब्जेक्ट होता है, प्लस हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, प्लस हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लस हम लोग बाई प्रीपोजिशन लिखकर वहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। इस तरीके से मेरे प्यारे छात्रों आप देख सकते होंगे कि हमारा फार्मूला है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस फार्मूला को अगर आप याद कर लेते हैं तो पीछे जो भी मैंने वीडियो में बताया है, इन नियमों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मेरे प्यारे छात्रों, आप नहीं नियम याद कर सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इस फार्मूला को रट लीजिए, आपको एक्टिव से पैसिव बनाना आसान हो जाएगा। तो आइए थोड़ा हम लोग इस नियम को, इस फार्मूला को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, राम राइट्स ए लेटर, क्या लिखा गया है? एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर। आप देख सकते हैं कि राम एक पत्र लिखता है। ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस है। क्या है प्यारे छात्रों? ये हमारा एक्टिव वॉइस है। राम इसमें खुद काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? राम। पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब हम इसको पैसिव बनाते हैं तो हमारा देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए लेटर है। तो ए लेटर को हमने कहाँ लिखा? पहले सब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया। देखिए जो हमारा ए लेटर था, ये चेंज होकर के कहाँ आ गया? सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। उसके बाद मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो देखिए चूँकि ये हमारा प्रेजेंट हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो देखिए यहाँ राइट लिखा हुआ है। तो राइट को हम लोग चूँकि प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक पैसिव वॉइस में चेंज होता है, इसलिए हमने यहाँ इज लिखा है। और मेन वर्ब देखिए राइट्स है, तो राइट्स का मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन होता है, तो हमने रिटेन लिखा। और फिर मैंने बाई प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखते हुए हमने सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट राम को क्या किया है, यहाँ पे लेट डाउन कर दिया है, लिख दिया है। इस तरीके से हमारा संपूर्ण सेंटेंस जो बना मेरे प्यारे छात्रों, वो बना ए लेटर इज रिटेन बाई राम। ए लेटर इज रिटेन बाई राम। चलिए इसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई रीड ए बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। आई रीड ए बुक एक्टिव वॉइस है मेरे प्यारे छात्रों, लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो पुनः हम लोग उपरोक्त फार्मूले का अनुसरण करते हैं। पहले हम लोग क्या पकड़ते हैं? ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए बुक है, तो ए बुक को हमने क्या किया? पहले लिख लिया। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, तो चूँकि हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। इसलिए ए बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे इज लिख लिया। और हमने क्या किया? मेन वर्ब ढूंढेंगे, तो देखते हैं मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है रीड। रीड मतलब पढ़ना, तो पढ़ने का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या हो जाएगा? ए बुक इज रेड। देखिए प्यारे छात्रों, यहाँ भी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। यहाँ ए बुक इज रेड, READ, रेड बाई मी। तो मैंने क्या किया? बाई लिखा और फिर मैंने सब्जेक्ट को क्या किया? यहाँ पे मी के जगह पे मैंने सब्जेक्ट को लिख दिया। मतलब जो आई है इसका ऑब्जेक्टिव केस मैंने क्या किया? मी कर दिया। मैंने बताया था रूल नंबर 3 में हमने यही बोला है कि अगर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस का कोई प्रोनाउन आए तो उसे ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो आई है उसको मैंने ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में मी कर दिया है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे छात्रों आपको समझ लग गई होगी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अभी अभी जिन नियमों की हम चर्चा कर रहे थे मेरे प्रिय छात्रों, ये 4 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको फार्मूला के रूप में मैंने सजा दिया। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा और एक्टिव से पैसिव ईजिली बनाइए। कुछ एग्जाम्पल्स बुक से हल करिए, आपको समझ लग जाएगी और आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे छात्रों। आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ढेर सारे मित्रों में इस वीडियो को सजेस्ट करिए, ताकि आपके मित्र इस वीडियो पे आएँ और इस वीडियो से लाभ लें और अपने जीवन में यूपी बोर्ड, इंटरमीडिएट की परीक्षा से लेकर के TGT, PGT और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।